अब एक हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस केमिकल इक्वेशन को। ओवरऑल जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको वॉन नील ने इस इक्वेशन के बारे में बताया था। तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, सिक्स CO2 प्लस 12 H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इसकी मौजूदगी में क्या क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यह ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यह है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो यह है केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोनों तरफ बैलेंस 6CO2 मॉलिक्यूल। तो देखिए कार्बन कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहां पर जो कार्बन है वो कितने हैं? यहां पर भी 6 कार्बन ये हो गए, और हाइड्रोजन कितने हैं? 24। तो 12 ये और 12 ये 14 हो गए। और ऑक्सीजन 12 और 12 24 ऑक्सीजन भी हैं। तो यहाँ पर 6 हो गया, और 6 12 और ये 24 ऑक्सीजन भी। वो दोनों तरह से ये बैलेंस है, इसलिए ये इक्वेशन जो है सही है। तो ये है आपका केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है, उसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। पूरे प्रोसेस को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक जो लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है उसके दो फेजेस हैं, एक है लाइट फेज और दूसरा है डार्क फेज। तो एक है आपका लाइट फेज, और जो दूसरा है इसको हम कहते हैं डार्क फेज। जो लाइट फेज है, ये लाइट की उपस्थिति इसके लिए जरूरी है। तो ये कैसा होगा? लाइट डिपेंडेंट फेज भी इसको कहा जाता है। ये है आपका लाइट डिपेंडेंट फेज। और ये इसके लिए लाइट जरूरी नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसको कहा जाता है लाइट इंडिपेंडेंट।
इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी कहते हैं। तो लाइट डिपेंडेंट फेज है या लाइट फेज है, वह क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस पार्ट पर होता है? ग्रैना के अंदर ये होता है, ग्रैना। और जो डार्क फेज है और लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, वो कहां होता है? एस्ट्रोमा में। वह एस्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड पार्ट है, उसके अंदर ये पूरा केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है। ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। तो लाइट फेज में क्या होता है और डार्क फेज में क्या होता है, अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लाइट फेज में कौन कौन सा एक्शन होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि डार्क फेज में कौन कौन से एक्शन होते हैं। तो दो कॉलम बना लेते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस, दो फेजेस हैं। एक फेज हो गया लाइट फेज और दूसरा हो गया डार्क फेज। लाइट फेज कहां होता है? ग्रैना के अंदर होता है, और ये होता है एस्ट्रोमा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फर्स्ट स्टेप इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पहला काम होगा वाटर मॉलिक्यूल का टूटना। जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसमें दो चीज बनता है, एक बनता है हाइड्रोजन और जो दूसरा होता है वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जो रेस्पिरेशन के काम आता है ऑर्गेनिज्म में। और जो हाइड्रोजन होता है उसके लिए एक एक्सेप्टर होता है, और वह जो एक्सेप्टर है उसको एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाता है, तो एक चीज बनता है जिसको हम कहते हैं NADPH2 का प्रोडक्शन। और जब यह बनता है, इसके साथ साथ ATP का भी फॉर्मेशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और इस फेज में, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो लाइट फेज में कौन कौन सी घटना घटती है? एक होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा। टूटने के बाद क्या मिलेगा? दो चीज बनेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्टर होता है NADP, ये जो है रिड्यूस होकर के क्या बनाता है? NADPH2। और दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ ATP। जब फोटोलिसिस होगा वाटर का तो ये तीन चीज बनेगा। एक तो ये दो चीज NADPH2 और ATP, और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन होता है, ये रिलीज हो जाता है, ये चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये है लाइट फेज। डार्क फेज में क्या होता है? कार्बन का फिक्सेशन होता है। तो डार्क फेज को कहता है कार्बन फिक्सेशन भी कहा जाता है, कार्बन फिक्सेशन फेज। कार्बन फिक्सेशन फेज, इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन फेज भी कहा जाता है इसको, या इसी को कहते हैं केल्विन साइकिल। जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था उसी के नाम पर रखा गया, इसको कहते हैं केल्विन साइकिल। तो जो चीज यहां बनता है उसका इस्तेमाल होता है डार्क फेज में। तो इसमें सबसे पहला होगा यूटिलाइजेशन ऑफ CO2
और दूसरा, ये जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ NADPH2 एंड ATP। और जो तीसरा काम होता है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पूरे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को दो फेज में बांटते हैं, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज ग्रेना के अंदर, डार्क फेज स्टोमा के अंदर होता है। इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर, प्रोडक्शन ऑफ NADPH2 एंड ATP एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जो डार्क फेज है वह कार्बन फिक्सेशन भी कहलाता है, इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा और जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दरमियान जो प्रोडक्ट बना है NADPH2 ATP का भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद तब बनता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। और वह जो कार्बोहाइड्रेट है वह स्टोर होता है प्लांट के अंदर, या तो वो फ्रूट के अंदर स्टोर होगा या सीड्स के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी यह स्टोर हो जाता है। तो यह है आपका फोटोसिंथेसिस। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है? तो अब हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, इस जो फैक्टर है फोटोसिंथेसिस को, उसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा को कहते हैं हम इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? एक होगा आपका लाइट, दूसरा होगा वाटर, थर्ड वन इज द टेम्परेचर, और जो इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर, इसमें एक और होगा चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड। इंटरनल फैक्टर के अंदर एक जो है पिगमेंट्स, और जो दूसरा है वो है आपका फूड मटेरियल। अगर प्रचुर मात्रा में मौजूद है तो फोटोसिंथेसिस जो है कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी फूड मटेरियल स्टोर है। लेकिन जैसे जैसे फूड मटेरियल घटेगा वैसे वैसे उस कमी को पूरा करने के लिए फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता चला जाएगा। तो ये इंटरनल फैक्टर में एक तो हो गया पिगमेंट्स और दूसरा हो गया स्टोर्ड फूड। ये है आपका इंटरनल फैक्टर और ये है दोनों एक्सटर्नल फैक्टर। एक और है इंटरनल फैक्टर में, एक इंजाइम होता है जो पूरा का पूरा जो डार्क रिएक्शन का सबसे मेन इंजाइम है, जिसको कहते हैं रूबिस्को। ये कार्बन फिक्सेशन का मेन इंजाइम है, और अगर ये इंजाइम नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो कार्बन फिक्सेशन के लिए सबसे पहला स्टेप में जो इंजाइम यूटिलाइज होता है वो है आपका रूबिस्को। तो एक फैक्टर और है, यह भी इंटरनल फैक्टर में ही आएगा। जो तीसरा फैक्टर है वो है आपका रूबिस्को। इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ सरफेस। यह बायोस्फीयर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में यही प्रोटीन है, रूबिस्को। तो लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। सबसे ज्यादा लाइट रेड लाइट में सबसे ज्यादा होगा, ब्लू में सबसे कम होगा। तो पूरी लाइट भी होनी चाहिए। वाटर अवेलेबल होगा, वाटर अगर नहीं होगा तो
फोटोलिसिस के दरमियान जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है, वह हाइड्रोजन और एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वह नहीं हो पाएगा, तो वह नतीजा क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस को यह प्रभावित करेगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तब क्या होगा, ये इंजाइम जितने भी प्रोटीन है, हाई टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर काम करने का क्या होता है उसका 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इसका बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रोटीन जो है डिनेचर्ड होता है और वह काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए अगर टेम्परेचर भी अगर हाई होगा तब भी वह फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करेगा। और CO2 अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर CO2 मिलेगा तभी जाकर के फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और ये जो है 3 आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। अब एक समरी के रूप में हम लोग देखते हैं, उसको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के जो 2 फेज हैं, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां होता है और कैसे होता है। तो देखिए इसमें ये है आपका, ये है ग्रेना, और इस ग्रेना से होकर के यह है वाटर और यह है लाइट, सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। ये ग्रेना के अंदर जा रहा है और ये यहां पर जो हम बना रहे हैं ये है आपका केल्विन साइकिल, C साइकिल। इसके अंदर ये सबसे पहले बनेगा ग्लूकोज और फिर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। देखिए ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये है स्ट्रोमा और ये है आपका ग्रेना। यहां पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा ATP और दूसरा बनेगा NADPH2। और ये दोनों इस साइकिल में इस्तेमाल हो जाएगा, और जब इस्तेमाल हो जाएगा तो ATP कन्वर्टेड इनटू ADP, ये फिर जाएगा यहाँ पर, और फिर जब ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP, और फिर ये जाकर के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो यह है आपका समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग 2 फेज में क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इधर वाला फेज है ये है आपका डार्क फेज। डार्क फेजेस या डार्क रिएक्शन इसको कहते हैं, ये है, और ये है आपका लाइट रिएक्शन का फेज, लाइट रिएक्शन। जैसे ही लाइट इंटर होगा वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा, स्प्लिट करने के बाद ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा और यहाँ ATP का प्रोडक्शन होगा और NADPH2 बनेगा। ये दोनों का इस्तेमाल C साइकिल में हो जाता है। तो यहाँ पर CO2, C साइकिल के अंदर CO2 भी आ जाएगा, ATP और NADP का इस्तेमाल हो जाएगा, और तब जाकर के क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब इस ग्लूकोज का अगर पॉलीमराइजेशन होगा तो स्टार्च बनेगा, और यही स्टार्च जो है फ्रूट में, सीड्स में या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में जाकर के डिफरेंट फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। तो
ये सी साइकिल कहाँ हो रहा है, यानी डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, और जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका ग्रेना के अंदर हो रहा है। तो इट इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंटेड थ्रू डायग्राम, कि डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, डार्क रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, और लाइट रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस। और न्यूट्रिशन इन प्लांट का यह एक प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।